इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच पुणे का ग्राउंड और तहलका मच गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक तो इंडिया टीम की रणनीति समझ नहीं आई, जहां पे स्पिन की मदद होती थी। हमेशा से कहा जाता था कि इंडियन प्लेयर के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आप कहीं भी सिनेरियो निकालोगे ना तो इंडियन प्लेयर स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेलती थी। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में बहुत सारी चीजें चेंज हुई और ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम और इंडियन प्लेयर जो है वो स्पिन को सही से भाप नहीं पा रहे। बात तो सही है। क्योंकि पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की पारी 259 पे सिमटने के बाद मुझे लगा कि इंडिया ने खतरनाक वापसी की है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने जैसे पूरी तहस नहस कर दी न्यूजीलैंड की टीम को, 7 विकेट निकाले और कहीं ना कहीं त्राई त्राई फैला दिया पूरा एकदम। स्पिन डिपार्टमेंट में ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ मदद है इस पिच पे और वहां पे इंडिया कहीं ना कहीं अहेड रहेगी, आगे रहेगी, क्योंकि इंडियन बैट्समैन स्पिन को अच्छे से खेल पाती है। लेकिन यहां पे तो उल्टा ही हो गया। न्यूजीलैंड के पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज ऐसा बड़ा नाम नहीं था, ऐसा कोई जो बड़े नेम जो कहते हैं ना कि हमेशा से हमने देखा है कि किसी भी टीम के पास जाओगे तो एक ऐसा बॉलर होता है, जैसे हमारे पास अश्विन है, उस तरीके का कोई ऐसा न्यूजीलैंड के पास स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं था। लेकिन इन्होंने पार्ट टाइमर से ही पूरा बवाल मचा दिया। मतलब आप समझ लो, मिचेल सैंटनर जिसने 3 विकेट से ज्यादा एक इनिंग में कभी नहीं लिया, उसने 60 विकेट गिरा दिए और सैंटनर ने लाइन लेंथ पे ऐसी गेंदबाजी की कि इंडिया टीम के सारे बल्लेबाज घुटने टेकते चले गए। मतलब असंभव सा हो गया। ऐसा लगता है देख के कि ये वो इंडियन टीम तो नहीं है जिसको हम जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडियन टीम स्पिन को बहुत अच्छे से खेलती है, लेकिन यहां पार्ट टाइमर मिचेल सैंटनर जैसा गेंदबाज ने ऐसा क्या किया जो क्रांति फैला दिया। पूरे प्लेयर बिल्कुल सरेंडर कर चुके थे। इंडियन टीम के बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रहा था क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे टैकल करना है। सैंटनर को समझ नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? ग्लेन फिलिप्स भी विकेट निकाल के ले गए, जो कि एज अ बैट्समैन खेलते हैं, पर पार्ट टाइमर की तरह आए और छा गए। कोई भी बल्लेबाज वहां जिम्मेदारी से खेलता हुआ नजर नहीं आया और इंडिया की पूरी टीम 153 रन पे ऑल आउट हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब मतलब 259 पे आउट करने के बाद कहीं ना कहीं हम गेम में लग रहा था कि आगे हैं, उसके बाद 153 पे विकेट गिरा देते हैं और 103 रनों के लीड के साथ न्यूजीलैंड इस मैच में बहुत आगे निकल जाती है। वापस से सेकेंड इनिंग में खेलने आए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। मुझे लगा कि शायद स्पिन में बहुत ज्यादा मदद मिल गई होगी, जब इंडिया के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए दूसरे दिन मदद मिली होगी, शायद ऐसा बॉल टर्न हो रहा होगा। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बताया कि नहीं भाई, सब ठीक है। टॉम लेथम की एक तरफा बल्लेबाजी ताबड़तोड़ तरीके से खेलते हुए, टेस्ट को टेस्ट ना समझ के अटैक करते हुए, लाइन लेंथ पे कहीं भी निर्भर ही नहीं रहने दिया और स्पिन क्या अश्विन सबको धोके रख दिया। और अभी भी लगभग 300 रन के आसपास का लीड ले चुकी है न्यूजीलैंड और ये बनाना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस लय में मिचेल सैंटनर ने गेंदबाजी की, फ्लाइट किया, स्पिन मिल रहा था कहीं ना कहीं पिच से और बॉल को बहुत स्लो रखा। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है या फिर हमारे प्लेयर उस तरीके से नहीं खेल पाए जो हम जाने जाते थे स्पिन को खेलने के लिए। कहीं ना कहीं निराशा हुई। रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सरफराज खान हो, सब फ्लॉप रहे। रविंद्र जडेजा ने आके कहीं ना लास्ट में दिखाया कि इस तरीके से भी खेल सकते हैं, चौके छक्के लगाए। वाशिंगटन सुंदर भी लगा रहे थे पर सामने से विकेट ही गिर गए, वो नॉट आउट रहे। लेकिन जो दिखाया उन्होंने कि एक ही ओवर में 14 रन बटोरे थे उन्होंने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कहीं ना कहीं शायद एक फॉर्मूला जो न्यूजीलैंड ने अपनाया इस मैच में, इंडिया पिछड़ गई और वो टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलने पे चली गई और वहीं पे विकेट गंवाती चली गई। मुझे लगता है कि रन की तरफ भागना चाहिए था, बल्ला घुमाना चाहिए था, लूज डिलीवरी को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहिए था, तो शायद मैच में पकड़ बनी होती इंडिया टीम की। क्योंकि सेकेंड इनिंग में भी न्यूजीलैंड उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट्स गिर रहे हैं, गिरने दो, बल्ला चल रहा है, रन निकल रहे हैं और वो ध्यान दे रहे हैं कि रनों को बनाया जाए। और सेकेंड इनिंग में क्या लगता है इंडिया टीम वापसी करेगी, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 450-500 रन तो बना देगी न्यूजीलैंड। और इतना बनाना, इसे चेस करना असंभव लगेगा, क्योंकि एक मेंटली इतना प्रेशर में है इंडिया टीम। पहला मैच गवा चुकी है, दूसरे मैच में बहुत ज्यादा पिछड़ गई है और ये सीरीज अगर हारती है इंडिया टीम, क्योंकि 3 मैचों का सीरीज है, अगर ये मैच हार गई तो सीरीज हार जाएगी, तो ये इतिहास में पिछले 10 साल बाद ऐसा कुछ होगा। और रोहित शर्मा की कप्तानी पे ये कहीं ना कहीं एक लांछन लग जाएगा। और देखो यार, इंडिया टीम हमेशा से निर्भर रहती है। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर ये फ्लॉप होते हैं ना तो पूरा मैच फ्लॉप हो जाता है। कोई ऐसा बल्लेबाज निखर के नहीं आता
खेल जाते हैं पर उस मैच को बचाने में संभव नहीं रह पाते। जैसे पिछले मैच में भी सरफराज खान खेल गए थे, अच्छा खासा खेले, ऋषभ पंत अच्छा खासा खेल गए, लेकिन हम सबको पता है नतीजा क्या हुआ। न्यूजीलैंड कमबैक गजब का की, इंडिया टीम ने कमबैक किया था पर न्यूजीलैंड का ग्रेटेस्ट कमबैक आ गया। इस मैच में भी यही हो रहा है। हालांकि बहुत सारे कैचेस भी छूटने को देख रहे हैं, मतलब टॉम लेथम का कैच छूटा, ऋषभ पंत के हाथों छूटा। भाई कैचेस विन मैचेस, और टेस्ट मैच में आप कैच छोड़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं खंजर घोंप दिया आपके ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, इंडिया टीम वापसी कर पाएगी, कमबैक कर पाएगी? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर 450-500 रन बना देती है तो विराट कोहली का दोहरा शतक अगर आता है, क्योंकि वही एक बल्लेबाज है जो इसके आसपास पूरी बैटिंग ऑर्डर खेले, तो इंडिया टीम एक अलग तरीके की टीम नजर आती है। अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं जल्दी, जो कि हमेशा से अभी कुछ टाइम से हो रहा है ऐसा, और ये दिक्कतें हो रही है और इसकी की वजह से सारी टीम स्ट्रगल कर रही है, मुझे लगता है कि विराट कोहली के ऊपर एक स्पेशल जिम्मेदारी रहेगी सेकेंड इनिंग में। और हम सब जानते हैं विराट कोहली कैसे वापसी करते हैं, तो उम्मीद है और कि इस मैच को शायद बचा पाए, क्योंकि नहीं चाहेगी रोहित शर्मा और उनकी कंपनी, उनकी टीम की सीरीज हारे, वो भी घर पे अपने होम ग्राउंड पे टेस्ट सीरीज। तो देखते हैं कैसे टैकल करते हैं। आप लोगों की जो भी राय है कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।